धोकर, कहाँ है मुंह हाथ धोकर, मुंह हाथ धोकर निकलेगा ये देखो, मुंह हाथ धोकर खूब बाल वाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। समझ गए? दिग्विजय का मतलब है गांव में हांडना। गांव बड़ा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, गांव का किनारे किनारे चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे गांव की रखवाली का ठेका उसी का है। तो पूरे गांव में अपना रौब दिखाने के लिए निकला है। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से मिला। अब दोनों चाचाओं के घर, चाचा कौन है इसके? हीरा और शोभा। तो शोभा तो इसे घर मिल जाएगा, लेकिन वो तो हीरा तो गायब है। हीरा तो उसी दिन से गायब है। अब हीरा तो उपन्यास के एंड में प्रकट होएगा। उसके बारे में तो मालूम चला कि वो वहां से भाग गया और वो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही है, क्योंकि उसने गाय को मारा है। तो उसको सपने में, दिन में हमेशा उसके सामने गाय गाय खड़ी दिखती है। वो बीमार हो गया था, लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, फिर पागल खाने भर्ती रहा, फिर पागल खाने से छूटकर ट्रीटमेंट करके बहुत ही मरी गिरी हालत में हौरी के सामने उस वक्त सामने आया है जब हौरी अगले पन्ने में दम तोड़ेगा, तब आता है वो तो। लेकिन चाची तो मिल जाएगी ना, पुनिया वो कहां जाएगी? फिर मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। गांव ऐसा ही होता है जैसा रहता है। गांव की जिंदगी बड़ी स्लो होती है, स्थिर। शहरों में आपको, अरे ये कैसी कॉलोनी है, ये पुल बन गया, यहाँ बाग नहीं था, यहाँ यहाँ पार्क बन गया। लेकिन गांव जहां जैसा है, वो तलैया वहीं मिलेगी जहां है, वो खदान मिट्टी की वहीं मिलेगी जहां है। गांव में कोई विकास की गति होती नहीं है, वो वैसा की वैसा है। अब हमारे गांव को 25 साल पहले छोड़ा, जैसा था वैसा ही आज भी है। पटेश्वरी कौन है इस गांव का? पटवारी। तो पटेश्वरी की नई बैठक बन गई है साहब गांव में। और झिंगुर सिंह दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया साहब। दरवाजे पे क्यों खुदवा लिया? यहीं से ठंडा ठंडा पानी निकालेगा, पिएगा बढ़िया। कौन सी जाति का है झिंगुर सिंह? ठाकुर। कितनी बीबी है इसके? 2। अभी तो 2 पत्नी घर में बैठी है, बाकी मर गिर गई। जो झिंगुर सिंह को किस बात का गर्व है कि पूरे गांव में किसी ने मेरी बहुओं का घूंघट नहीं देखा है। और प्रेमचंद ने क्या लिखा है? झिंगुर सिंह की 2 बीबियों के लिए लिखा है, घूंघट की आड़ में क्या होता है इसे क्या खबर है। तो ये है। तो कुल मिलाकर के जिनसे मिला उसने उनका आदर किया। युवकों ने तो उसको, गांव के जो भी थे युवक, उनका हीरो बन गया। कौन बन गया हीरो? गोबर। और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। कहते भाई हमें ले चलना, भाई तू तो पैसे वाला हो गया, भाई तेरे कपड़े जूते बहुत फर्क पड़ता है, जूते कपड़े देख लिए, भाई हम भी गांव चलेंगे, तेरे वहां चलेंगे शहर में। शहर कहाँ? लखनऊ। क्योंकि लखनऊ भी तो यूपी में ही है, अवध के प्रांत के ये बताए हैं सेवरी बेलारी। साल भर में ही वे क्या से क्या हो गया था। कौन? गोबर। सहसा झिंगुर सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला, मगर सलाम ने किया, ने बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुर सिंह ने खुद ही पूछ लिया, कब आए गोबर? मजे में तो रहे, कई नौकर थे लखनऊ में। गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, पुरानी गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी, मैं तो व्यापार करता था। फेंका एकदम पूरा। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? पैदा करते थे मतलब कितना कमाते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर कहा, मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर। छुरी को भाला बना देना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। खूब शानदार मुहावरों का प्रयोग मिलता है इसमें। और उसके ऊपर चलाया। यही कोई 2,500-3,000 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक तो कभी 4 भी मिल जाते थे। ओ भाई, 2.5-3 रुपए, हाँ 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। और कभी चटक गई तो 4 भी मिल जाया करते थे। तो पर डे का हो गया ये। झिंगुरी बहुत नौच खसौट करके 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे महीने में। और ये गंवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा महीने के। अरे उस टाइम 100 रुपए को तुम ऐसी समझ रहे हो?
एक 2-3 लाख 4-5 लाख मानो आज के, करोड़ तो तुम ऐसे बोल देते हो जैसे कोई संख्या ही ना हो। उसका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से इस पर रौब जमा सकते थे? वर्ण में वह जरूर ऊंचे है, लेकिन वर्ण कौन देखता है? सब नोट देखता है। अब उसे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं, अब तो उसकी चिरौरी करके, उसकी कुछ चिरौरी, उसकी मतलब एक प्रकार से कहे तो चमचागिरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते हैं। खरा रुपया कितने आने में बनता है? 1 रुपया कितने आने में बनता है? 16 आने में बनता है। अब देखो एक नाम आ गया है भवनिया। भवनिया कौन है? उसका बड़ा पुत्र है, जेठे पुत्र का नाम। झिंगुरी सिंह का बड़ा बेटा कौन है? भवनिया। तो वो चाहता है कि झिंगुरी सिंह की भवनिया को साथ ले जाए। माता दीन, दाता दीन चाहता है कि माता दीन को साथ ले जाए, और भोला चाहता है कि ये जंगी को साथ ले जाए। समझ गए? अपने अपने नालायक बेटों को कि गोबर की तरह कमाई करे तो मजा ही आ जाए। भवनिया याद रखने वाली चीज है। ऐसे करके बात चली। गोबर ने ईमान से बात को जो भी कहा, और देखो किस किस को लपकाया गोबर ने। और गोबर ने उसको क्या कहा कि वहां ईमानदार आदमी काम करते, तेरा छोरा क्या पता मेरे से लड़ा जाएगी बात। देखो कहीं पीछे इन्होंने हाथ लपकाया तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इलम की कदर है, इलम की कदर नहीं, ईमान की कदर है। कह दिया कि तू बेईमान है, तेरा छोरा बेईमान होगा, कहां टिकेगा। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे, गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो गोबर, सुना है वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। गांव में खबर तुरंत फैल जाएगी। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना, तुम्हारा गांव कितना ही बड़ा हो, तुमने कोई सुनो 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 भोंपू वाला भी नहीं लगाया, कोई रिक्शा वाला भी नहीं लगाया, लेकिन यो यो लहर जाएगी पूरे गांव में। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे घर बधाई देने के लिए। कुछ तो ऐसे भाई होया कि नहीं हुआ पता का ढंग से। पूरी सूचना पल भर में पूरे गांव में जाती है भाई, एक साथ। तो वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो, माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना। किसको भेज दो? माता दीन को। यहां भंग पी के पड़ा रहता है, अपने अपने बेटों को सेट कराने में लगे पड़े सब। गोबर ने बनाया। और गोबर ही क्यों, कभी हम भी गांव जाते हैं तो हमसे ही कई लोग कहते हैं यार हमारे छोरे को ले जा, इसको वहां लगा देना। इसको हरि सिंह को कहते हैं कई बार, हमारे छोरे को ले जाना, इसको वहां लगवा देना, यहाँ लगवा देना। कहाँ लगवाए? हम ही कैसे कैसे लगे पड़े हैं। तो गोबर ने बताया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर खड़े जाओ वहां से कुछ ही कुछ मार लाओगे। तो पूरी इनकी एक प्रकार से ढिठाई से बोल रहा है। देखो दाता दी ने देखा कि गोबर बड़ा ढिठाई से बोल रहा है, तो ऐसे करके इसको भी लपेट लिया। और फिर जब इसको ढंग से लपेटा तो देखो भाई, गांव के भी लोग कह रहे हैं कि गोबर भैया बुड्ढा काला सांप है। कौन? ये दाता दीन। इसको लपेट ले ढंग से। अच्छा डांटा है तुमने इसको। गोबर ने मूछों पे ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़ी गया, मैं जानता नहीं हूं क्या। और यहाँ गांव में अब की बार होली को धूमधाम से स्वांग मनाओ। तो देखो होली को स्वांग मनाया जाता है, इनके गांव में भी स्वांग मनाया गया। और जिसमें ये जो गांव के शोषक होते हैं ना, झिंगुर सिंह है, चाहे दाता दीन है, या नोखे राम है, इन सबका स्वांग बना बना करके और इनका खूब मजाक उड़ाया गया। तो ये स्वांग, होली का स्वांग जो बना, ये कौन से अंक में बना? 20वें अंक में। क्या कुछ कह रहे हो बच्चे लोगों? तो होली का प्रोग्राम बना, खूब भंग घुटे, दूधिया और रंगीन भी, और रंगों के साथ कालिख भी बने, है ना, साथिया के मुंह पे कालिख लगानी है, सब वगैरह वगैरह। ऐसे करके बात चली। और हौरी से भी लड़ रहा है वो, हौरी से भी लड़ रहा है
कि बता हम गाय लेकर के आए, उसकी तो गाय उसकी 80 रुपए की थी, हमारे बैलों को किस हिसाब से खोल के ले गया, क्योंकि हमारे बैलों की जो गोई है वो तो 150 रुपए में आई है। देखो गोबर उत्तेजित होकर बोला, ये देखो गोबर उत्तेजित होकर बोला अपने पिता से और इसे, दादा तुम बीच में मत बोलो, उनकी गाय 50 की थी। खैर 50 की तो क्या, वो तो सौदा तो 80 में हुआ था, पर थोड़ा कम बता रहा है कि 50 में लाया होगा वो, और हमारी गोई तो 150 रुपए में आई थी। फिर हमने 30 साल चलो जोत ली, जब भी 100 रुपए से कम की नहीं है हमारी गोई, तो दुगने का माल कैसे ले गया वो। तो डिग्री कराते या जो भी चाहे करते, लेकिन हमारे द्वार से वो जोड़ी खोल कर कैसे ले गए। और तुम्हें क्या कहूं, इधर गोई खो के बैठे, उधर 150 रुपए डांड के अलग भर दिए तुमने, मतलब 100 रुपए का डांड और 30 मन अनाज गेहूं, मिला जुला के इतना रुपया क्यों किया। मेरे सामने जोड़ी, भाई गोबर के जाने के बाद 2 कांड हुए ना, भोला ले गया गांव को और समाज ने लगा दिया डांड। उनका ये विरोध कर रहा है कि मेरे सामने जोड़ी ले जाता तो मैं देखता, तीनों को यहीं जमीन पर सुला देता, पंचों से तो बात तक नहीं करता, देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम तो बैठे ताकते रहे। तो समाज से और वो परंपराओं से वो थोड़ा डरता ही है। और देखो गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ बताओ। इसलिए घर में रोटी नहीं थी, रुपए हो तो हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी को कोई नहीं पूछता कौन बोल रहा है। वो गोबर जो बेचारा कुछ करता ही नहीं था गांव में, क्या शहर की हवा लगी उसको। और चंड चालाक ऐसा कि जिसने आश्रय दिया उसी को उधार देने को तैयार नहीं है, मिर्जा खुर्शीद। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई, गोबर भी घर से निकला और ही बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है, इसकी वक्र बुद्धि ने तो औरी की धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। उसकी वक्र बुद्धि ने, किसकी, उसकी कौन है, गोबर इंटेलिजेंट हो गया है। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं, तू वहां जाएगा पूर्वे के ग्वाला हिराना में, बोला के गांव, मैं भी चलूं साथ में। मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत, मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा, अब कानून से लड़ूंगा मैं। अब देखना वहां लड़ेगा वड़ेगा नहीं, लेकिन कितने प्यार से उसको परास्त कर देगा। मैं भी चलूं तो कोई हरज है, हाँ बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। हौरी चुप हो गया, गोबर चल दिया। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर आई, बोली क्या गोबर चला गया अकेले। मैं कहती हूँ भगवान तुम्हें कभी बुद्धि देंगे या नहीं, बोला क्या सहज में कोई देगा, तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह, भगवान ही कुशल करे, आप किससे कहूं दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। हौरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई, एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिलती हुई दिखाई दी। इतनी देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया। हौरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी, उसने क्यों गोबर को रोका नहीं, अगर वह डांट कर कह देता बोला कि घर मत जाओ तो गोबर कभी न जाता। अब तो उसे दौड़ा भी नहीं जाता, वह हार थक कर वहीं बैठ गया, बोला रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे थे। गांवों का फेवरेट काम है ये, ऐसा कोई गांव नहीं है हिंदुस्तान में, विशेषकर उत्तर भारत में या कम से कम राजस्थान में, तो जहां बड़ और पीपल के पेड़ के नीचे गर्मियों में पानी का मटका रहता है बड़ा, और बिछा के ये 30 पीस चौकड़ी 5 पत्ता और 100-200 की शर्त लगा लेते हैं। कोई हार गया और कोई जीत गया, जो जीत गया उसको लगा कि दिन भर की मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की, कि मैं 100 रुपए जीत गया हूं। गांव गांव में ताश खेलते कि नहीं खेलते। गोबर उस गांव में पहुंचा, देखा लोग बरगद के पेड़ के नीचे जुआ खेल रहे हैं, और उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है, कौड़िया समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो अपना गोवर्धन है, पहली बार गोवर्धन शब्द का प्रयोग हुआ है। चलो किसी ने गोवर्धन तो कहा गोबर को। अब ले बोलो, यदि तुम इस पाठ को पढ़ो ना, सवाल पूछ ले राजस्थान में 1% छात्र जवाब दे पाएगा कि पूरे उपन्यास में सबसे पहले गोबर को गोवर्धन किसने कहा। उसके साले ने कहा, साला ही जीजा को इज्जत देता है।
वो भी साला छोटा वाला हो तो इज्जत देगा, बड़ा वाला तो कामता था। ये छोटा वाला साला है जंगी। अब तुम कहो ना कहो, जमाना तो साला ही कहेगा ना भाई। बहन का बीबी का भाई हो गया, साला ही हुआ ना। और देखो ड्रेस व्रेस ऐसी है कि लोग उसको पुलिस अफसर समझकर भाग रहे हैं। बंदे के बूट वूट चमक रहे हैं, पूरा 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 पॉलिश वॉलिश करा के। गरीबी में इतना भी फैशनेबल कोई आदमी हो जाए तो बड़ी बात है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है, बोला डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ राम राम की आवाज आते, राम राम करने आज ही आया हूँ। सोचा चलूं सबसे मिलता जाऊं। कितना मीठा बोलेगा तुम देखना। फिर न जाने कब आना हो, मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ उसने उन्होंने मुझसे कहा है एक दो आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। देख लो। मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी दूंगा चाहे जान चली जाए, पर मैदान से हटने वाले नहीं है। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देख करके रौब में आ गया। कभी उसे चमरौंदे जूते भी मैसर नहीं हुए थे, मतलब चमड़े के जूते। गांव का जो बेचारा ग्रामीण युवक होता है उसका सपना होता है चमड़े का जूता मिल जाए पहनने को। और गोबर तो चमाचम बूट पहने हुए था, साफ सुथरी धारीदार कमीज, एकदम प्रेस की हुई, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ था। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यो ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था कि हम उसे मार देंगे काट देंगे, हमारी बहन को भगा ले गया। ये तो जोश थोड़ा बहुत दिन रहता है, फिर इनको भी लगा यार सही तो काम किया है गोबर ने, गलत का किया है। तुम तो उसका ब्याह शादी नहीं कर पा रहे थे। तो भाई अब बचा कुछ आप सब शांत हो गया। जुआरी तो था ही, गांजे की लत थी, घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे, मुंह में पानी आ गया, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी तो मार रहा हूं, कई रुपए मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने हाथ में है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए, एक को भी लेके नहीं जाएगा ये, पर अपने बैलों को लेकर चला जाएगा, और बैल ही बैल नहीं दूध दही घी और पहुंचाएंगे ये घर में। जंगी ने उत्सुकता से कहा क्या करना पड़ेगा। काम चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। आसामी से गट गए, आकर मालिक से कह दिया घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह मिलती है, जगह की कौन कमी है, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल है, बिजली है, किसी बात की कमी नहीं है। कामता है कि कहीं, कामता है कि कहीं गए हैं, मतलब बड़े वाले घर में पूछ रहा है। दूध लेकर गए, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे तो रोज चाहिए नशे के लिए। कुछ कामता से कुछ ना कहना, तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर पहुंचे। भोला बैठा सुतली। उस समय भोला कौन सा काम कर रहा था, सुतली काट रहा था। अच्छा क्वेश्चन है भाई। पूजा भाई कुछ कहना चाह रही है तो इनकी भी सुन ले बीच बीच में, वरना कह देंगे गोदान ही गोदान पढ़ाने में लगे पड़े हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे। लो देख लिया, क्या कह रहे हो। अच्छा अंकिता से बोल रही है क्या, करो 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 बात, तुम कंटिन्यू रहो, हम गोदान पढ़ ले। उस वक्त भोला क्या कर रहा था, सुतली काट रहा था। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए। इस वक्त उसका गला सचमुच भराया। बोला काका मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो, छोटी भूल चूक हुई है, क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला काम तो तुमने ऐसा किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूं। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए, कब आए का मतलब समझौता करने को तैयार है। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाना सीख गया। शहर की हवा, शहर के लोग तो फेंकते ही ऊंची ऊंची है, गांव का लोग अब तो खैर सब फेंकते हैं, गांव के भी कम नहीं है फेंकू मैं। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बे मांगे
वरदान मिल गया, इसको पता है कि कैसे उसको बस में किया जाएगा। सेकंड ग्रेड की बुक कब तक आएगी, उसी में लगा पड़ा हूं जबरदस्त तरीके से, है ना। और 15 मई की मैंने उसमें डेट दे रखी है आपको। हो सकता है या तो 5 मई को ही जाए, पर 5 मई की कह दी और फिर 15 मई को आई तो 10 दिन तो मेरे खून पीते हो फिर बैंकर। इसलिए लास्ट बाउंड्री दे रहा हूं, सीधे ही 15 मई तक आएगी, है ना। जंगी घर पर एक एक उपद्रव, एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा करेगा, किसी को कुछ दे अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा नहीं काका, भगवान ने चाहा तो इससे रहते बना तो 2-4 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने, सिर पर आ पड़ती है तो आदमी अपने आप समझ जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा, यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। हौरी से कहो अब बैठ के राम राम करे। कौन कह रहा है? बोला समधी से कहना कि अब राम राम तो कर ले, पटा लिया ससुर को। कहता तो हूं, लेकिन जब उनसे बैठा जाए, वहां किसी बैल से तुम्हारी जान पहचान होगी, खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। किसको खांसी है ये? बोला को। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, देख क्या फेंकू है। उसे हाल कह के दवा बनवा दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को आंख नहीं लगती। नहीं वहां कोई डॉल हो तो मैं वहां भी चल कर रहूं, यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। अभी सोचेगा बूढ़े को वहां कहाँ ले जाऊंगा। रोजगार का तो मजा तो वहां है काका। यहाँ क्या होगा? यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाने पड़ता है। वहां तो 5-6 सेर के भाव से चाहो तो घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया। अरे साला पूरी सेवा करेगा जीजा की। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया अब इस जंजाल से जी उब गया है, जंगी का हाल देखते हो। कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं, कहां तक हाय हाय करूं। रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं। खांसी आती है रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को नहीं पूछता। पगैया टूट गई, मुदा किसी को कोई सुधी नहीं है। जब से बनाऊंगा, जब जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा तो मैं ले लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है, 10 सेर दूध तो मैं ही ले लेता हूँ रोज। पूरा बातों में ले लिया है, और हरी डंडा लेके पीछे दौड़ रहा है। उसको लग रहा है कहीं झगड़ा नहीं कर बैठे। जंगी दूधिया शरबत ले आया, दूध से भी शरबत बनाई जाती है। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांस सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। शरबत पीते हो क्या तुम लोग? शरबत, शरबत तो अपने भगोने में बर्फ मंगा करके शरबत घोल घोल के रोज पी ले तो क्या बुराई है? पीते हो क्या? नहीं पी रहे हो तो कोई बात नहीं। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, बैलों की जोड़ी, उसे लेते जाना, यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका, देखो चालाक आदमी। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। अरे रुपए कहीं बाहर थोड़ी है बेटा, घर में ही तो है, बिरादरी का ढकोसला है। नहीं तो तुम में हम में क्या भेद है? सच पूछो तो मुझे तो खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहां से चला तो गोई तो उसके साथ थी, लेकिन दही की 2 हांडियां भी थी, एक औरी के लिए और एक धनिया के लिए। और खुद साला लेके जा रहा है जंगी। जंगी को जाना लखनऊ में पैसे कमाने। ऐसे होने चाहिए जीजा, लगा लगा के मसाला सालों को रगड़ लो ढंग से, और लेवे को एक न देवे को दो है। इसका उल्टा भी होता है, कई बार साले रगड़ देते हैं जीजा को।
कुल मिलाकर के भाग 20 में क्या दमदार एंट्री हुई है ना। गोबर की ऐसी एंट्री हुई है कि गांव के सब लाला वालाओं को लपेट दिया, खरी खोटी सुना दी, और एक के बच्चे को संग नहीं ले गया, और भोला से अपने दोनों बैल भी ले आए, और बढ़िया काम हुआ। देहातों में साल के 6 महीने में किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। ध्यान देना, होली के 1 महीना पहले से ही ये फाग का त्योहार उठना शुरू हो जाता है। आषाढ़ लगते ही आला शुरू हो जाता है, और सावन भादो में क्या होती है, कजलिया। कजलियों के बाद क्या होता है, रामायण गान। क्रम से लगा लो इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। और सेमरी में भी ये हो रहा है, सेमरी भी इसका अपवाद नहीं है। अब इसके अगले पन्ने पे जाओगे आप, तो सवेरे होते ही जिससे देखो, और जो स्वांग मनाया जा रहा है, स्वांग, उस स्वांग में नोखेराम, पटेश्वरी, दाता दीन सबकी खबर ली गई है। सब पर फब्तियां कसी जा रही हैं। ये देखो, सवेरे होते ही, तो इसमें देखो, इसमें क्या दिखा रखा है कि झिंगुर सिंह तो दिल्लगी बाज आदमी थे, जिसे दिल्लगी में लिया जाए। पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी। पंडित दाता दीन तो इतने तुनुक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। विशेषता देख लो। अब जब ऐसा इनका मजाक उड़ाया, तो उधर दाता दीन तो काम करवाता ही और इसे अपने खेत में। तो दाता दीन को ये लग रहा है कि यार ये ऐसे बॉस कैसे छोरा बन गया है, इसका बाप तो मेरे यहाँ मंजूरी करता है और ये शहंशाह बनता है, तो इसको मजा चखाता हूं। तो देखिए प्रकरण चल रहा है दाता दीन हौरी का। हौरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूं महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी, किसकी चाकरी, ये कोई किसी का चाकर नहीं है, सब बराबर है। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे, और मूल जोका जो है, ये महाजनी नहीं है, खून चूसना है। कौन कह रहा है, गोबर कह रहा है दाता दीन के संदर्भ में। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई का है कि मैं आने रुपए ब्याज लूंगा, तुम्हें गांव घर का समझ करके आधे आने रुपए पर दिया था। दाता दीन बोल रहा है, हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेची नहीं देंगे, तुम्हें लेना हो तो लेना, नहीं तो अदालत से लेना, जाओ करो अदालत, कर दो केस। 1 रुपया सैकड़ा ब्याज कम नहीं होता। अब वो क्या बोल रहा है दाता दीन, मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। अब ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोबर ने दाता दीन से कहा है, गोबर ने दाता दीन से कहा है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है, तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए, अब 100 के 200 हो गए। इस तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला, और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा। हौरी ने कहा कि यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा कि 9 साल में 30 के 200, 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है। उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66, मतलब 66, उसके 70 रुपए ले लो, इससे अधिक तो मैं 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो दाता दीन ने हौरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो हौरी गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ करके 70 ले लूं, नहीं अदालत करूं। इस तरह का व्यवहार हुआ तो कई दिन संसार चलेगा। तुम बैठे सुन रहे हो ना, ये समझ लो, ये रेखांकित करो यहां से, ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े,
अदालत भी ना जाऊंगा। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे, मतलब हाथ जोड़ करके दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े, गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर हौरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। ये धर्म भीरू है, इसको भगवान जी से बहुत डर लगता है। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में चुल्लू भर भी पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन त्रस्त हो गया। कौन है धर्म भीरू मन का? और ही गोबर तो कहता है ठीक है तू उसी जन्म में ले लेना, वहां पाई पाई का हिसाब यहां मत ले, वहीं ले लेना। उसने दौड़ करके पंडित जी के चरण पकड़ लिए, आर्त स्वर में बोले, महाराज जब तक मैं जीता हूं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़के की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है, वह कौन होता है? ऐसा है हौरी जो अपना शोषण होने देता है। इसीलिए गोबर से भी हौरी की नोकझोंक होती है, और धनिया तो हौरी के विरोध में है ही। इसके बाद में कहानी में थोड़ा बदलाव आता है। और आप देखेंगे गोबर भीतर चला गया। जुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। अंत में बोला कि इनके ऊपर ऋण का बोझ उसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहां तक भरूंगा? इन्होंने कमा कमा कर दूसरों को घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक खाई में गिरूं? उन्होंने मुझसे पूछ कर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया, मैं उनका देनदार नहीं हूं। तो गोबर को लग रहा है कि ऐसे तो हौरी का कभी कर्ज चुकेगा नहीं, और हम भी जो कमाएंगे वो भी इसी में चल जाएगा। इसलिए वो तो अपने आप को अलग करना चाहता है, और वो कह देता है कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मेरी बहू और बच्चों की चिंता करूंगा, और हौरी भाई तू मेरा दादा है तो अपने बच्चों की चिंता कर। ये सुनकर धनिया टूट जाएगी। उधर मुखियों में गोबर को नीचे दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था कि ये लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में उदम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहां से इतना कानून सिखाया है, कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेची ना दूंगा, लेना हो तो लोनी अदालत जाओ। और जो प्रयास किया होली के अवसर पर वो तो इतना भयंकर था। पटेश्वरी और नोखेराम में बात हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबने ऐसा रगेदा कि पूछो ही मत। दोनों ठकुराइनों की बातें सुन सुन करके लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए। ये वही ठकुराइन है घूंघट वाली दो। नोखेराम ने ठट्टा मारकर कहा कि मगर नकल थी लेकिन सच्ची थी, जो मैंने कई बार उसकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी मजाक करते देखा है, छोटी वाली बहू से। और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। किसकी रानी है ये? झिंगुरी सिंह की। अब दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का भैया है, कोई और दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवा दिया तुमको। नकल निकाली थी इनकी। तो मैं तो बच्चा पर बकाया लगान दावा ठीक कर दूंगा। या कुल मिलाकर के जो स्वांग किया गया है उससे गांव के सभी देवता चिढ़ गए हैं। इनकी बढ़िया नकल उतारी है हौरी ने अपने गोबर ने अपने दोस्तों के साथ। हौरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों ना बोदी जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। न बोलते हैं न ताकते हैं। हौरी बैलों को हाँक रहा था, गोबर मोट ले रहा था, और सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी। उनमें भी झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन
पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर खुद खाती है? झिंगुर सिंह की बीवी पे दोनों लड़कियां झगड़ रही है। सोना कहती है कि पहले वह खुद खाती है, रूपा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं। ये किसी बात में झगड़ जाती हैं। और रूपा ने जिरा की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे होते हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े। ये बच्चे हैं तो बच्चों से सी बात करते। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, अच्छा खाने से लोग पहलवान होते हैं। देख लो प्रेमचंद की ये बात, यही तो मैं तुमसे कहता हूं कि मोटा होना तो कुपोषित होना है। तुम जैसे दुबले पतले दिख रहे हो ना, असली देसी घी खाते हो, असली माली तुम खाते हो। देखो सोना कह रही है क्या, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, ताकतवर मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। मैं वही तो कहता हूं कि घास फूस खाते हैं हम लोग, मोटा होते हैं। और एक इसमें अंतिम दृश्य में भी आएगा जब हीरा अपने मरणासन भाई से कहता है कि इतने पतला गए हो तुम तो होरी कहता है कि मोटा होना कौन सी बात है, मोटा होना आज के जमाने में बेहयाई है। तुम 100 का हिस्सा खाकर एक अकेला मोटा हो तो क्या मोटा होना, अच्छा तो तब है जब सभी मोटे हो। ये डायलॉग कौन ने फेंका? हौरी ने। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उन दोनों की लड़ाई हुई थी, ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उसके घुटने फूट गए। दोनों लड़कियां बात कर रही हैं, वगैरह वगैरह चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो बाप बेटे में जो दूरियां आ रही हैं, गोबर में और हौरी में, वो क्यों आ रही है? असली लेटेस्ट कारण तो ये कि वो दाता दीन का हिसाब करना चाहता है, और वो ब्राह्मण होने के नाते नहीं, मैं तू जितना मांग रहा है पाई पाई चुकाऊंगा, तो उसको वो शोषण कर रहा है उसका। और वो कहता है कि अरे पाई पाई क्या ब्राह्मण है, ऊपर हिसाब लेगा ऊपर दे देंगे, इसको यहाँ रहने दो। गोबर सही बात कह रहा है, लेकिन धर्मभीरू आत्मा किसकी है? और की। वो डरता है। उन दोनों का चिल्लाना गोबर से गुस्से से भरा हुआ है, दोनों को दो दो घूंसे चढ़ दिए, दोनों लड़कियों को। गोबर को भी गुस्सा आ रहा है। अच्छा जी, गोबर ने घर जाकर जुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। जुनिया बच्चे को लेकर खेत में आ गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां बैठी ताकती रही। माँ को भी गोबर की उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा नहीं मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह ऐसा है था, वो तो जवान हो रही है। सोना, आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया है कि घर में झगड़ा हो गया तो मैं तो चले जाऊंगा मेरे लखनऊ। यहां में नहीं रह सकता, जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वो क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे से बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है, तो इस सराय में वह न रहेगा। भोजन करके बाहर आ गए। नौखे राम के प्यादे ने आकर कहा चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। और इन्हें गर्व से कहा रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूं। प्यादा बोला क्योंकि नौखे राम ने पैसे ले लिए थे ना, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है, जो कुछ अर्ज करना हो वहीं चलकर करना। हौरी की इच्छा नहीं थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधे घंटे में हौरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। गोबर से नर आ गया, पूछा किस मतलब से बुलाया था? हौरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा मैंने पाई पाई लगान चुका दिया, वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है, इनकी चुकती कभी पूरी होती नहीं। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची तो 25 रुपए वहीं के वहीं उसको दे दिए, क्योंकि 25 रुपए किसने लौटाए इसको? पूरा पैसा झिंगुरी सिंह ने ले लिया, महाजन ने, और 25 रुपए लौटाए तो नौखे राम ने वहीं पटक के आ गया। और अब वह 2 साल का बाकी निकालते, मैंने कह दिया मैं एक धेला ना दूंगा। गोबर ने कहा तुम्हारे पास रसीद होगी, रसीद कहा देते हैं, लिखा पढ़ी करते नहीं है ये, हाथ में पैसे पकड़ा दिए तो कोई प्रमाण नहीं है उसका पैसे दिया है, तो तुम बिना रसीद के रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था ये लोग बेईमानी करेंगे, ये सब तुम्हारी करने का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी और निकाल दिए। कितने? 70। ये किसके घर से आएंगे?
तो पानी में रह के मगर से बैर कर लिया तुमने नकल उड़ा करके। गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकते। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम सावधानी से काम क्यों नहीं करते हो। बाकी बाकी बात चल रही है और इसके बाद में और देखो, तुमने ये आग ने लगाई होती तो कुछ न होता। अभी तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। अब जाने कैसे बेड़ा पार होगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूं, तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो लगा दूंगा आग। ये बेदखली करते हैं करें, मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबा के बैठे रहना। और ये उसी समय नौखेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बना हुआ है। गोबर को देखकर सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, ये क्या बात है कारिंदा साहब? कौन है ये नौखेराम? कारिंदा है? किसका कारिंदा है? जमींदार राय साहब अमरपाल का कारिंदा है। आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी भी 2 साल का बाकी निकाल रहे हो। कैसा गोलमाल है? नौखेराम ने मसद में लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बात नहीं करना चाहता। तो घर में मैं कुछ नहीं हूं? तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, यहां तुम कुछ भी नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठवा कर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते, सीधे साधे किसान है, कुछ बोलते नहीं। तो तुमने सबको समझ लिया कि काठ के उल्लू हैं, सब मूर्ख हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में भी सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। तो गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को भेद डाला। लज्जित होकर नौखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नौखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास किया। तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन सी बात है? अगर हौरी ने रुपए दिए तो कहीं ना कहीं टांके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। आ गया ना औकात पे कि मैं राय साहब से मिलकर बात कर लूंगा वहीं। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद हौरी ने रुपए दिए थे। देख लो, बदमाश है। तुम निशा खातिर रहो, मतलब निश्चिंत रहो। अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं नहीं जा सकते हैं। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़ी बोलेंगे। ना मैं इन रुपयों से कोई धनी हो जाऊंगा।